इंडिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बहुत दूर है, स्पेशली रूरल एरियाज में। उनके पास ना तो कोई क्रेडिट कार्ड्स है और ना ही कोई शेयर मार्केट का ज्ञान है। इंडिया में हर साल 50,000 करोड़ से भी ज्यादा इनफॉर्मल सेविंग स्कीम्स में जाते हैं। उन लोगों के पास सिर्फ एक ही सवाल है कि ये पैसा रखे कहाँ, और इस सवाल का सिर्फ उनके पास एक ही जवाब है, चिट फंड्स। एक ग्रुप में लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं और बारी बारी से एक मेंबर को पूरा अमाउंट मिल जाता है। ये एक कम्युनिटी सेविंग्स मॉडल है और इंडिया के रूरल एरियाज में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन शारदा ने इसी ट्रस्टेड मॉडल को हथियार बना दिया था। एक आदमी का फ्रॉड इतने सालों तक सरकार के नाक के नीचे पनपता रहा, मीडिया और पॉलिटिशियन भी शांत रहे। एक आदमी के फ्रॉड ने 2 से 3,000 करोड़ का स्कैम कर डाला, और वो स्कैम था शारदा चिटफंड स्कैम। सुदीप्ता सेन कलकत्ता के पास एक मिडिल क्लास बंगाली फैमिली में पैदा हुआ था। कोई सिल्वर स्पून नहीं था, कोई बड़ी फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी। बस एक ऑर्डिनरी आदमी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के साथ था, या फिर कहे शायद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्परेशन के साथ। 90s में उसने बहुत छोटे छोटे बिजनेस ट्राई करे, जैसे ट्रैवल एजेंसी, रियल एस्टेट। इन सब में थोड़ा कुछ बना, लेकिन वो बड़ा नहीं था, वो बड़ा बनना चाहता था। और 2000 की शुरुआत में उसने एक ऐसी चीज सोची जो इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर क्लास की फैमिलीज को ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, और वो था डबल योर मनी इन 3 इयर्स। बस यही वो आइडिया था। जितना सिंपल लग रहा था उतना ही डेंजरस भी था। सुदीप्ता ने 2000 के बीच में शारदा रियलिटी नाम से एक कंपनी शुरू की। उसकी पिच सिंपल थी, रियल एस्टेट में पैसा लगाओगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और ये स्कीम काम भी कर गई। लेकिन सुदीप्ता यहाँ नहीं रुका, वो एक के बाद एक कंपनीज खोलता ही चला गया, जैसे शारदा रियलिटी, शारदा टूर एंड ट्रेवल्स, शारदा मीडिया, शारदा एग्रो, शारदा टेक्सटाइल्स, और भी 200 से ज्यादा सब्सिडीज उसने खोले। शारदा का नाम बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में हर जगह हो गया था। रियलिटी में ये पूरा अंपायर एक चाल पे खड़ा था, एक ऐसा चाल जो एक सदी पहले एक इटालियन इंसान ने अमेरिका में चली थी। उसका नाम था कार्लो पोंजी, और स्कीम का नाम था पोंजी स्कीम। इसमें नए इन्वेस्टर्स का पैसा लो, पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दो। साइकिल चलती रहे तब तक जब तक नया पैसा आता रहे, और जब नया पैसा आना रुकता है तो सिस्टम भी टूट जाता है। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, झारखंड और बिहार, इन स्टेट्स में बड़े पैमाने पर एजेंट्स थे। ये एजेंट्स लोकल लोग थे, जैसे कि तुम्हारा कोई पड़ोसी, तुम्हारा गांव का दोस्त और तुम्हारी महिला मंडल की सेक्रेटरी। उन्हें अट्रैक्टिव कमीशन दिए जाते थे। जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लाओगे उतना ज्यादा कमीशन कमाओगे। कमीशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, अगर 50,000 की इन्वेस्टमेंट आई तो 4 से 6,000 का कमीशन, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 8 से 12,000 का कमीशन, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 50,000 से भी ज्यादा का कमीशन, और टॉप परफॉर्मर्स को तो कार्स, फॉरेन ट्रिप्स और गोल्ड कॉइन्स भी मिलते थे। दरअसल इन एजेंट्स को इस स्कीम पे पूरा भरोसा था, और उन्होंने काफी भारी मात्रा में पैसे भी इन्वेस्ट किए थे। और जब वो सिस्टम कोलैप्स हुआ तो ये लोग भी विक्टिम्स बने। शारदा का ये मूव बहुत तगड़ा था, क्योंकि उसने लोगों को लोगों का ही दुश्मन बना दिया था। इंडिया में लेजिटिमेसी इवेंट्स और एसोसिएशन से बिल्ड होती है। शारदा के इवेंट्स में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स आते थे। शारदा ने लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी स्पॉन्सर किए, कल्चर इवेंट्स फंड्स किए। कॉमन आदमी का लॉजिक समझ में भी आता था, अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेस इसका ऐड कर रही है तो ये फ्रॉड कैसे हो सकता है। लेकिन सेलिब्रिटी प्रेजेंस और कंप्लीट लेजिटिमेसी, ये दो बिल्कुल अलग चीज है, और इस फर्क को ही फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। मगर ये पॉन्जी मशीन अंदर से काम कैसे करती थी? देखिए, अगर आपने 100 रुपए शारदा में इन्वेस्ट करे तो उसमें से 35 रुपए एजेंट का कमीशन होता था और रिक्रूटमेंट कॉस्ट, 25 रुपए शारदा की ओपनिंग कॉस्ट होती थी, 20 रुपए सुदीप्ता सेन और कोर इनसाइडर्स की पर्सनल स्पेंडिंग्स होती थी, 15 रुपए पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने के लिए रिजर्व किए जाते थे, और 5 रुपए किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए जाते थे। मतलब हर 100 में से बहुत छोटा हिस्सा किसी रियल एस्टेट में जाता था, बाकी सिस्टम को चलाने में और खुद खाने में खर्च हो जाता था। तो फिर रिटर्न कहां से आएगा? नए लोगों के पैसों से। एक और नया बंदा आया, 100 रुपए दिए, उसके रिजर्व से पुराने बंदे को रिटर्न्स मिल जाते थे। यही है पॉन्जी और यही है शारदा। दरअसल शारदा के प्रोडक्ट्स भी कॉम्प्लेक्स ही थे। जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते थे उतना ही इन्वेस्टर्स को कम समझ आता था, और शारदा का ये मूव भी बहुत तगड़ा था। जैसे प्रोडक्ट 1, मंथली इनकम स्कीम, 1 लाख रुपए दो, 1500 रुपए हर महीने पाओ। अगर कैलकुलेट करो ये 18% एनुअल रिटर्न है, जो कि बैंक से काफी ज्यादा है। प्रोडक्ट 2, क्यूमुलेटिव प्लान, 1 लाख रुपए दो, 3 साल बाद सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट ले जाओ, बैंक एफडी से काफी ज्यादा रिटर्न्स। और प्रोडक्ट 3, रियल एस्टेट बॉन्ड्स, आपका पैसा रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होगा। देखिए, हर प्रोडक्ट में एक चीज इन्होंने कॉमन रख रखी थी, गारंटीड वर्ड। सेबी का बेसिक रूल है, जो एंटिटी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उसे रजिस्टर्ड होना ही पड़ता है। शारदा रजिस्टर्ड ही नहीं था। कोई भी लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट गारंटीड रिटर्न्स नहीं दे सकती, लेकिन ये वार्निंग कॉमन लोगों तक पहुंची ही नहीं कभी। सुदीप्ता सेन को तो हर कोई जानता था, लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट था, देवजनी मुखर्जी।
सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक देवजनी सुदीप्ता की ट्रस्टेड एसोसिएट थी। फाइनेंशियल ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में सिग्निफिकेंट रोल था। अकाउंट्स, फंड फ्लोज, डे टू डे ऑपरेशंस, देवजनी इन सब में डीपली इन्वॉल्व थी। एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि सेबी, आरबीआई और गवर्नमेंट क्या कर रही थी, क्या उसका ध्यान नहीं गया इन सब पर, इस फ्रॉड पर? 2008 में सेबी ने शारदा को नोटिस भेजा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रजिस्टर करने के लिए। शारदा ने कोई जवाब नहीं दिया तो सेबी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। फिर 2009 से 10 के बीच में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मल्टीपल इन्वेस्टर से कंप्लेंट्स मिली। स्टेट लेवल एक्शन भी मिनिमल रहा। फिर 2011 में ईडी ने कुछ क्वेरीज उठाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2012 में मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आने लगी, लेकिन शारदा ने खुद के चैनल से सप्रेस करवा दिया और 2013 की शुरुआत में चेक्स बाउंस होने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने 2013 की रिपोर्ट में क्लियर लिखा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सीरियस गैप्स थे। सेबी के पास ज्यूरिसडिक्शन भी अनक्लियर था और ये सिर्फ एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था बल्कि पॉलिटिकल एजेंडा भी था। शारदा के इवेंट्स में पॉलिटिशियंस भी बहुत आते थे और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। सुदीप्ता सेन को साफ पता था अगर पॉलिटिशियंस उसके इवेंट्स में आएंगे तो रेगुलेटरी एक्शंस भी अपने आप बहुत कम हो जाएंगे। अब मैं कुछ नाम बताऊंगा। ये नाम सीबीआई की ऑफिशियल चार्जशीट में पाए गए थे। पहला, कुणाल घोष, टीएमसी पार्टी, राज्यसभा के सांसद। वो एक शारदा मीडिया कंपनी के सीईओ थे। नवंबर 2013 में सीबीआई ने अरेस्ट किया। जेल से उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में एलिगेशंस लगाए। दूसरा है मदन मित्रा, वेस्ट बंगाल कैबिनेट मिनिस्टर। दिसंबर 2014 में मदन मित्रा को सीबीआई ने अरेस्ट किया। सीबीआई का मानना यह था कि उनका शारदा के साथ फाइनेंशियल नेक्सस था। तीसरा है चिंजॉय बोस, टीएमसी पार्टी के राज्यसभा के सांसद। 2014 में शारदा के साथ एलिजिड फाइनेंशियल डीलिंग्स के मामले में उनको अरेस्ट किया गया। और चौथा है मुकुल रॉय, सीनियर टीएमसी के लीडर। मुकुल रॉय को सीबीआई ने कई बार बुलाया और काफी पूछताछ भी करी। वो कभी फॉर्मल अरेस्ट तो नहीं हुए, लेकिन 2017 में वो पीजीपी में चले गए। इन रिकॉर्ड से एक बात तो क्लियर है कि शारदा के रूट्स टीएमसी में बहुत गहरे थे और इतने गहरे थे कि उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी इन्वॉल्व कर लिया था। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने इनिशियली सीबीआई इंक्वायरी को बहुत रेजिस्ट किया, मगर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और मई 2013 में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए कहा गया। ममता बनर्जी के खिलाफ कोई सीबीआई चार्जशीट फाइल तो नहीं हुई क्योंकि कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ शारदा में कोई कन्विक्शन ही नहीं आया। अपोजिशन पार्टीज ने और कुणाल घोष ने जेल से ममता बनर्जी पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के एलिगेशंस लगाए थे, मगर कुणाल घोष ने ये एलिगेशंस बाद में कोर्ट में विड्रॉ कर लिए थे और आखिर में ममता बनर्जी ने कंसिस्टेंटली और पब्लिकली हर कनेक्शन से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर देना पड़ गया कि वो सीबीआई को कोऑपरेट करे। कोर्ट का ये इंटरवेंशन एक सिग्निफिकेंट डेमोक्रेटिक स्टेप था, लेकिन कोर्ट ने ममता बनर्जी को पर्सनली कोई चार्जशीट ही नहीं दी कभी। देखिए, सबूत और एलिगेशंस पे बहुत फर्क होता है और इसी वजह से ममता बनर्जी पे कभी लीगल कस्टडी नहीं बिठाई गई। इसमें एक और डॉक्यूमेंटेड ट्विस्ट था। कहा जाता है सुदीप्ता सेन ने जेल से सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने कई पॉलिटिकल नेम्स लिए। उन्होंने ये क्लेम भी किया कि इन पॉलिटिशियंस ने प्रोटेक्ट किया है और पैसा भी लिया है। ये लेटर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स में भी है, लेकिन एक एक्यूज का बयान एविडेंस नहीं होता जब तक कोर्ट में वो प्रूव ना हो जाए। सुदीप्ता सेन खुद में एक्यूज्ड है। इस लेटर से कुछ एस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेट तो हुए, मगर कुछ प्रूफ नहीं हुआ। वो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में ऑनगोइंग ही रहे। देखिए, इसमें एक और डॉक्यूमेंटेड डायमेंशन है और वो है मीडिया। शारदा ग्रुप के पास बंगाली टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स थे। कुछ मीडिया हाउसेस शारदा के एडवर्टाइजिंग पे हेवीली डिपेंडेंट थे। रिजल्ट क्या रहा? अर्ली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इनएडिक्वेट रही। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने ये मैटर भी गया था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। जब मीडिया किसी के पैसों का मोहताज हो तो पब्लिक को कभी सच मिलता ही नहीं है और उसे हम फोर्थ पिलर कह ही नहीं सकते। जैन टू फेब 2013 में कुछ इन्वेस्टर्स के चेक्स बाउंस होने लगे। लोकल एजेंट से कांटेक्ट नहीं हो रहे थे। ऑफिस अपॉइंटमेंट्स भी मिलने बंद हुए। धीरे धीरे एक कानाफूसी हुई, फिर एक चर्चे हुए, फिर एक डर बना और फिर एक भगदड़ हुई। पॉन्जी स्कीम्स एक चेन रिएक्शन में कोलैप्स कर जाती है। जब कुछ लोगों ने पैसा निकाला तो दूसरों ने सुना, उन्हें डर लगा तो उन्होंने भी निकालना शुरू कर दिया। अब शारदा के पास इतना कैश नहीं था कि वो लोगों को दे सके, क्योंकि कभी था ही नहीं उनके पास। अप्रैल 2013 में शारदा ग्रुप ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि पेमेंट्स रोक दी गई है। एक दिन में लाखों जिंदगियों में आग लग गई। ऑफिसेज के बाहर काफी भीड़ हुई। इन्वेस्टर्स भी गुस्से में थे और वो भी मल्टीपल स्टेट्स में एक साथ। और सुदीप्ता सेन का कोई पता नहीं था। सीबीआई इमीडिएटली एक्टिवेट हो गई। ट्रैकिंग शुरू हुई और 23 अप्रैल 2013 को सोनमर्ग कश्मीर में एक होटल में सीबीआई ने दोनों को पकड़ा, सुदीप्ता सेन और देवजनी मुखर्जी। उनके पास काफी कैश भी बरामद हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रॉड अमाउंट लगभग 2000 से 4000 करोड़ तक का था। इन्वेस्टर्स जो इफेक्ट हुए वो थे लगभग 12 लाख से 17 लाख के बीच, और जो स्टेट्स इफेक्टेड हुए वो थे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा। इन नंबर्स के पीछे इंसान है, वो रिटायर्ड लोग जिनकी पूरी ग्रेच्युटी गई, वो महिला
जिसकी बेटी की शादी का पैसा गया और वो एजेंट्स जो विक्टिम्स बने। शारदा ने फ्रॉड नहीं करा, उन्होंने काफी जिंदगियां ली है। कोलैप्स के बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का रिलीफ फंड अनाउंस किया, मतलब 10,000 रुपए पर इन्वेस्टर इमीडिएट रिलीफ के तौर पर करे गए। एस्टिमेटेड फ्रॉड हजारों करोड़ का था और 500 करोड़ का रिलीफ फंड से कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को आज भी पूरे पैसे नहीं मिले हैं। सुदीप्ता सेन के खिलाफ सीबीआई ने डिटेल चार्जशीट फाइल करी। आईपीसी के मल्टीपल सेक्शंस लगाए गए और पीएमएलए के अंडर भी। वो जुडिशियल कस्टडी में तो है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट एक दशक बाद भी कंप्लीटली कंक्लूड नहीं हुआ है। मदन मित्रा को बेल मिली, कुणाल घोष भी बाहर आ गए, संजय बोस भी बाहर आ गए और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी के खिलाफ कोई चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई और 500 करोड़ का रिलीफ फंड भी देकर हमदर्दी भी जता ली। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नेता लोग इन्वॉल्व थे। इसलिए ये इंडिया की जुडिशियल सिस्टम का एक कड़वी सच्चाई है। अरेस्ट होते हैं, हेडलाइंस भी बनती है, लेकिन एंड में वो लोग निकल भी जाते हैं। मगर इन सब में पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुई। 2019 में पार्लियामेंट ने चिट फंड्स अमेंडमेंट एक्ट पास करे, सेबी को क्लियर अथॉरिटी दी गई, डेफिनेशंस क्लैरिफाई की गई, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बेटर मॉनिटरिंग गाइडलाइंस भी आए। देखिए, शारदा स्कैम सिर्फ एक फ्रॉड नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने पैसे लगाए थे और वो डूब गए। काफी लोगों के सपने टूटे और काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन ये सब कुछ बदल सकता है। अगर आप क्विक रिटर्न्स के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे तो बदल सकता है। लेकिन टिल देन, साइनिंग ऑफ।